हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम सब क्लास 12th के बायोलॉजी में चैप्टर 2 तक अध्ययन कर लिया। अब उसके आगे का टॉपिक अगला चैप्टर है चैप्टर 3 और चैप्टर 4 हम सब अभी अध्ययन नहीं करेंगे। उससे महत्वपूर्ण ज़्यादा चैप्टर है चैप्टर 5, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम सब चैप्टर 3 और चैप्टर 4 बाद में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अब हम सब चैप्टर 5, आपका चैप्टर 5, 6, 7, 8 और 10, ये सब बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो सबसे पहले हम उन चैप्टरों के बारे में अध्ययन कर ले। फिर चैप्टर 3 और चैप्टर 4 जो हमारा छूट गया उसके बारे में हम सब अध्ययन करेंगे। आज हम सब शुरू करते हैं चैप्टर 5, जिसका नाम है वंशागति एवं विभिन्नताएं। इस पाठ के अंतर्गत अध्ययन हमें क्या करना है, तो इस पाठ के अंतर्गत हम सब लोगों को अध्ययन करना है कि वंशागति क्या है और विभिन्नताएं, मतलब अनुवांशिक लक्षण क्या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे जाते हैं। अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, इस अध्याय के अंतर्गत हम सबको अध्ययन करना है। जैसे मान लीजिए कि हमारे हाथ की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो या हाथ की लंबाई छोड़ दें, लोग कहते हैं कि इनका चेहरा इनके माता से मिलता है, तो क्या हुआ क्या कहते हैं, वो अनुवांशिक लक्षण होते हैं जो उनके माता पिता से उनकी संतान में चले जाते हैं। या चेहरा मिलता है और कोई है, जैसे आँख का रंग, ये सब पुतलियों का रंग, ये सब डीएनए उसके द्वारा अनुवांशिक लक्षण द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं। तो अनुवांशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैसे जाते हैं, इसका हम सब अध्ययन करेंगे। इसका अध्ययन करने से पहले हम जाने अनुवांशिकता क्या है। अनुवांशिकता क्या है ये जाने हम सब। अनुवांशिकता वह किसे कहते हैं, अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने की क्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। तो हम सब लिख सकते हैं अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की क्रिया को, अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की क्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिक लक्षण बताया गया कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे जाता है, हमें सबको अध्ययन करना है। अनुवांशिक लक्षण जैसे बताया गया कि चेहरा कहते हैं इनके माता पिता से इनका मिलता है, और सब कई चीज़ें हैं कि तो वही लक्षण जो लक्षण क्या होते थे, माता पिता से जो लक्षण आते हैं उन्हीं लक्षणों को हम सब अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। उन्हीं लक्षणों को हम सब अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो अनुवांशिकता क्या है, अनुवांशिक लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में कैसे जाते हैं, इन्हीं को हम सब कहते हैं अनुवांशिकता। इसके बाद आता है विभिन्नताएं। अनुवांशिकता के बाद आता है विभिन्नताएं क्या है, क्योंकि हमारे पाठ का नाम वंशागति या विभिन्नताएं। तो विभिन्नताएं क्या है, विभिन्नताएं क्या हैं, जैसे हम एक ही माता पिता के संतान हैं, लेकिन हम लोगों का चेहरा एक जैसा नहीं होता।
यहाँ पर जुड़वा बच्चों की बात नहीं की जा रही। क्या होता है, हम लोगों का एक ही माता पिता के संतान है, लेकिन सभी का चेहरा एक जैसा नहीं होता, उनमें अंतर पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं विभिन्नता क्या है, जीवधारियों के बीच जो अंतर पाया जाता है उसी को विभिन्नताएं कहते हैं। तो हम देख सकते हैं जीवधारियों के बीच जो अंतर पाया जाता है, जीवधारियों के बीच जो अंतर पाया जाता है उसे विभिन्नताएं कहते हैं। विभिन्नताएं कहते हैं। जीवधारियों के बीच जो अंतर पाया जाता है उसी को हम सब विभिन्नताएं कहते हैं। इसे बताएगा तो विभिन्नताएं, ये पूछा जाता है क्वेश्चन भी कि किस जनन वाले जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस जनन वाले जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती है। तो लैंगिक जनन वाले जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसका हम सब आगे डिस्कस करेंगे। विभिन्नताओं के बाद आता है हमारा आनुवांशिकी। इसको हम कहते हैं जेनेटिक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। आनुवांशिकी क्या है? तो आनुवांशिकी के अंतर्गत हम सब आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसी को आनुवांशिकी कहते हैं। आनुवांशिकता और विभिन्नताओं के अध्ययन को ही हम क्या कह सकते हैं? आनुवांशिकी। तो हम लिख सकते हैं आनुवांशिकता और विभिन्नताओं के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। हम सब सीरियल वाइज एक एक बातें समझते चलेंगे। आनुवांशिकी क्या है? तो आनुवांशिकता और विभिन्नताओं के अध्ययन को आनुवांशिकी कहते हैं। इसमें कुछ कठिन नहीं है। तो आनुवांशिकी क्या है, आनुवांशिकता क्या है, विभिन्नताएं क्या है, इसका हम सब अध्ययन कर लिए। जैसा कि बताया गया कि एक एक चीज़ हम आसानी से याद करते चलेंगे। बताया गया कि आनुवांशिकता क्या है। तो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की क्रिया को आनुवांशिकता कहते हैं। दूसरी विभिन्नताएं, तो जीवधारियों के बीच जो अंतर पाया जाता है उसी को विभिन्नताएं कहते हैं। आनुवांशिकी हमारा क्या था? तो आनुवांशिकी के अंतर्गत आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम सब कहते थे आनुवांशिकी। और हम सब कुछ समय पहले बात कर रहे थे कि किस जनन वाले जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। थोड़ा हम उसको देख ले, फिर आगे का टॉपिक अध्ययन करेंगे। तो बताया गया था कि लैंगिक जनन वाले जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जनन दो प्रकार से होता है। जनन दो प्रकार से होता है। एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक जनन और एक होता है लैंगिक जनन। जिसमें बताया गया है कि अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। एक जनक द्वारा ही एक ही जनक संतान उत्पन्न कर लेता है। और लैंगिक जनन में जो क्या होता है, नर तथा मादा, यानी दो जनक की आवश्यकता होगी। इसमें लैंगिक जनन में नर तथा मादा की आवश्यकता होती है। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। जैसे बात किया जाए कि मान लीजिए एक अलैंगिक जनन, तो अमीबा की बात कर ले। क्या होता है, इनमें जब जनन क्रिया करने होती है तो धीरे धीरे बीच में डीएनए रहता है।
और धीरे धीरे ये आपस में क्या होते हैं, सिकुड़ने लगते हैं और इनके जो डीएनए होते हैं डबल होने लगते हैं। फिर और समय बीतेगा तो ये और सिकुड़ जाएंगे और इनके जो डीएनए डबल हो जाते हैं ये क्या जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और कुछ समय बीतेगा तो ये दोनों अलग होकर दो नए अमीबा बन जाते हैं। अलैंगिक जनन वाले जीवों में ऐसे होती है। इसका जनक है तो क्या हुआ, जो इसके अमीबा के जनक का जो डीएनए था वही डीएनए इनके संतानों में चला जाएगा। अलैंगिक जनन वाले जीवों में कोई अंतर नहीं पाएगा, जो इसका डीएनए था उसके जनक का वही डीएनए इसके अंदर चला। लेकिन लैंगिक जनन में जैसा कि हम जानते हैं कि इनमें नर की आवश्यकता होगी और मादा की। नर से बनता है नर युग्मक जिसका नाम है शुक्राणु और मादा से बनता है मादा युग्मक जिसका नाम है अंडाणु। लैंगिक जनन में क्या होता है कि इनमें दो जनक की आवश्यकता होती है। नर से बनता है नर युग्मक और मादा से बनता है मादा युग्मक। नर युग्मक का नाम शुक्राणु और मादा युग्मक का नाम अंडाणु। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तब युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से भ्रूण बनता है और भ्रूण से नया संतान। तो क्या हुआ, इसमें दो विपरीत लोग मिल रहे हैं। जैसे मान लीजिए लाल रंग और सफ़ेद रंग को मिला दिया जाएगा तो एक नए रंग की उत्पन्न होगी। जैसे लाल और सफ़ेद को मिला दिया जाए तो गुलाबी रंग उत्पन्न होगा। तो वही चीज़ें होती हैं कि लैंगिक जनन में दो विपरीत जनक होंगे तो एक नए तीसरे का निर्माण होगा। अब लैंगिक जनन में क्या होता है कि हमारे हाथ की लंबाई क्या होनी चाहिए, बाल का रंग कैसा होना चाहिए, आँख के पुतलियों का रंग कैसा होना चाहिए और हमारे शरीर की लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये सब निर्भर करता है डीएनए पर। डीएनए को जो सूचना मिलेगी कि हमारे हाथ की लंबाई इतनी होनी है तो इतनी होगी, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वो सब सूचना होती है डीएनए पर। जैसा कि हम जानते हैं डीएनए किससे मिलकर बना होता है, तो डीएनए मिलकर बना होता है गुणसूत्र से। गुणसूत्र से ही, तो गुणसूत्र पर ही स्थित होता है डीएनए और इसी पर जो सूचना होती है कि हमारे शरीर की लंबाई ये सब क्या होना चाहिए, डीएनए पर होता है। अब मान लीजिए कि नर है तो इनमें भी गुणसूत्रों की संख्या 46 है, मादा भी है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 है। तो उसके संतान में 46 गुना 92 नहीं हो सकता। क्या होता है, जब युग्मक बनेंगे तो ये जो गुणसूत्र होते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये आधे आधे हो जाते हैं। तो 23 इससे आ जाता है और 23 मादा से आता है। अब जो दोनों का डीएनए विपरीत है, इसका डीएनए कुछ अलग है, इसका डीएनए कुछ अलग है और दोनों मिलकर 46 गुणसूत्र बनाते हैं। जब 46 गुणसूत्र बना तो एक नए, जब दो बताया गया कि जब दो विपरीत रंग एक साथ मिलते हैं तो एक नए रंग का निर्माण करते हैं। तो इसमें दो नए जब डीएनए मिलेंगे नया डीएनए आ जाएगा। तो इनमें क्या हो जाएगा, अंतर पाया जाता है। इसीलिए बताया गया कि लैंगिक जनन वाले जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, लेकिन अलैंगिक जनन वाले जीवों में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती थी। क्या इसके जनन में जो डीएनए था उसे डबल होता था, फिर उसके संतानों में चली जाती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसमें नर से भी आया डीएनए और मादा से आया और एक नए डीएनए का निर्माण हुआ। तो लैंगिक जनन वाले जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, या यूपी बोर्ड के अलावा एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अब इसके बाद आता है अनुवांशिकी के बाद ये तो बताया गया। अब था हमारा अगला टॉपिक कि अनुवांशिकी के जनक कौन है। तो अनुवांशिकी के जनक हैं, अगला हमारा टॉपिक है कि अनुवांशिकी के जनक। तो अनुवांशिकी के जनक, अनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जान मेंडल को कहा जाता है। तो अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जान मेंडल। अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगर जान मेंडल, पूछा भी जाता है। और इनका जन्म कब हुआ था ये भी पूछा जाता है।
तो इनका जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ था। 1822 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जर्मनी के सिलासिया ग्राम में। जर्मनी के सिलासिया ग्राम में हुआ था। और फिर पूछा जाता है कि मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था। मेंडल ने प्रयोग किस पर किया था? तो उद्यान मटर पर किया था, क्योंकि ये एक पादरी थे। पूछा जाता है कि मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था? उद्यान मटर पर प्रयोग किया था। कितने वर्षों तक किया था? तो उन्होंने 7 वर्षों तक किया था। मेंडल ने मटर के पौधे पर कितने वर्षों तक प्रयोग किया था? तो 7 वर्षों तक प्रयोग किया था। और कब से कब तक? तो इन्होंने अपना प्रयोग किया था 1856 से 1863 तक। तो मेंडल, अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है। इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था। इनका जन्म स्थान जर्मनी के सिलासिया ग्राम में हुआ था। इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? तो मटर के उद्यान मटर पर प्रयोग किया था। कितने वर्षों तक प्रयोग किया था? तो 7 वर्षों तक प्रयोग किया था। और कब से कब तक? तो 1856 से 1857 तक। एक एक चीज़ याद करते हम ऐसे चलेंगे। अब इसके बाद आता है कि मेंडल ने मटर के ही पौधे को क्यों चुना? क्योंकि मेंडल ने प्रयोग किस पर किया था? उद्यान मटर पर। तो पूछा जाता है कि मेंडल ने मटर का ही पौधा क्यों चुना? कोई पौधा और क्यों नहीं चुन सकते थे? तो मेंडल के मटर के पौधे चुनने का क्या कारण है, उसको हम सब देखेंगे। अब हम सब देखेंगे मेंडल के मटर पौधे चुनने का क्या कारण था। तो लिखेंगे मेंडल द्वारा मटर के पौधे चुनने का कारण। मेंडल ने मटर का ही पौधा क्यों चुना? तो इसके क्या कारण थे? तो पहला है जो मटर का पौधा होता है ये एक वर्षीय होता है। जो मटर का पौधा होता है ये एक वर्षीय होता है। और इसे बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। इसे बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। पहला कारण क्या था? कि मटर का पौधा एक वर्षीय होता है, इसको बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। दूसरा, मटर का जो पौधा होता है इसका विपर्यासी रूप होता है। विपर्यासी रूप मतलब कि मटर का एक पौधा क्या होता है? लंबा होगा तो एक बौना होता है। एक क्या होता था? लंबा होता है एक बौना। तो इनमें इसका विपर्यासी रूप होता था, एक लंबा एक क्या होगा? बौना है। जैसे तने की लंबाई ले लिया गया तो इसमें लंबा होता है और एक बौना होता था। पुष्प का रंग ले लिया गया तो सफ़ेद होता था और बैंगनी होता था।
सफ़ेद भी होता है, बैंगनी भी होता है। और तीसरा कारण था इनमें परागण क्रिया, स्वपरागण क्रिया और परपरागण क्रिया आसानी से हो सकता है। उससे पहले हम जाने तीसरा कारण था कि मटर इसका जो पौधा वो पुष्प होता है, इसका जो पुष्प मटर का पुष्प उभयलिंगी होता है, उभयलिंगी होता है। उभयलिंगी पुष्प क्या है? तो उभयलिंगी पुष्प जिनमें नर व मादा एक ही पुष्प में पाया जाए उसे उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे मटर का पुष्प है, इसमें उभयलिंगी पुष्प है, इसमें नर और मादा एक ही भाग में पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पुष्प है जिसका वह दलपुंज, ये दलपुंज होता है, इसके ये उमंग होते हैं। तो ये इसका नर भाग होता है, मादा भाग। तो एक ही पुष्प में जब नर और मादा भाग पाया जाए तो उसी पुष्प को उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। तीसरा कारण था। चौथा कारण क्या था कि इनमें स्वपरागण तथा परपरागण क्रिया आसानी से हो सकता है। इनमें जो परागण क्रिया होता था, सबसे ज़्यादा परागण क्या है? तो पराग कणों का, ये पराग कण यहाँ पर बनते हैं, ये पार्ट 2 में आपको बताया गया है। जो आपका चैप्टर 2 है परागण क्या है वो सब आपको बता दिया गया है कि पराग कणों का, पराग कोश से पराग कणों का निकलना स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। तो मटर के पौधे में स्वपरागण और परपरागण क्रिया होती है। और पांचवा क्या कारण था? तो मटर का पौधा एक बार में अनेक बीज उत्पन्न करता है। इसको एक एक को याद करते हम चलेंगे। हमारा चैप्टर है जैसे कि अनुवांशिकता क्या था, अनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। अनुवांशिकता कहलाता विभिन्नताएं क्या थे? तो जीवधारी के बीच जो अंतर पाया जाता था उसे विभिन्नताएं कहते थे। फिर क्या था अनुवांशिकी? तो जिस के अंतर्गत अनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाए उसे अनुवांशिकी कहते थे। फिर अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता था? ग्रेगर जॉन मेंडल को। इनका जन्म कब हुआ? 22 जुलाई 1822 को। कहाँ हुआ था? जर्मनी के सिलासिया ग्राम में हुआ था। मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था? तो उद्यान मटर पर किया था। कितने वर्षों तक किया था? 7 वर्षों तक किया था। अब था कि मेंडल ने मटर का ही पौधा क्यों चुना? तो उसके जो कारण से बता दिया गया कि एक वर्षीय होता है, इसे बगीचे में आसानी से उगाया जा सकता है और इसका विपर्यासी रूप होता है, मतलब एक लंबा होगा एक बौना होगा, पुष्प का रंग एक सफ़ेद होगा तो एक गुलाबी होता है। और मटर का पुष्प जो होता है उभयलिंगी होता है, जिनमें स्वपरागण और परपरागण क्रिया होने में आसानी होती है। और मटर का पौधा जो होता है एक वर्ष में अनेक बीज उत्पन्न करता है। अब मटर के पौधे के क्या लक्षण थे उनको हम देखेंगे। अगला हमारा टॉपिक था कि मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था। फिर मेंडल ने मटर के जो पौधे होते थे उनके कितने लक्षण थे? तो मेंडल ने 7 विपर्यासी लक्षण वाले मटर के पौधे को चुना था, जिनमें कहा कि पहला था बीज की आकृति, जो इसका प्रभावी लक्षण होता है गोल होता है, प्रभावी लक्षण जो होता है झुर्रीदार होता है। बीज का रंग जो होता है इसका प्रभावी लक्षण पीला होता है और प्रभावी लक्षण इसका हरा होता है। पुष्प का रंग जो होता है लाल होता है प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण सफ़ेद। और फली की जो आकृति होती थी वो फूली हुई होती थी और प्रभावी लक्षण, और जो अप्रभावी लक्षण थे वो पिचकी हुई होती थी। और फली का जो रंग होता था वो हरा होता था प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण पीला। और पुष्प की स्थिति जो होती थी कक्षस्थ होती थी और अप्रभावी लक्षण अग्रस्त होती थी। तने की जो लंबाई होते थे प्रभावी लक्षण इसका लंबापन था और अप्रभावी लक्षण बौनापन था। अब इन्हीं लक्षणों को लेकर मेंडल ने प्रयोग किए।
इन्हीं लक्षणों में से 7 लक्षणों में से किन्हीं को लेकर हम प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेंडल ने प्रयोग किया था एक संकर संकरण प्रयोग। उन्होंने इन 7 लक्षणों में एक लक्षण को लिया और प्रयोग किया और देखा कि उसकी अगली पीढ़ी में मटर के जो पौधे थे उसके लक्षण कैसे गए। तो इन्हीं 7 लक्षणों में से किसी एक को लेकर प्रयोग कर सकते हैं। अब मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग का अध्ययन हम सब अगले वीडियो में करेंगे। तब तक हम सब जितनी चीज़ें आज बताई गए हैं ये हम तैयार कर लें और मटर के प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण वाले जितने भी ये लक्षण हैं इनको याद कर लें कि मान लीजिए तने की लंबाई का प्रभावी लक्षण क्या है, लंबापन, अप्रभावी क्या है, बौनापन। ये सब हम याद कर लें। बस आगे का मेंडल का एक संकर संकरण प्रयोग हम सब अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।